नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 50। ठीक है, आज के इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड, या फिर जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। और दूसरी बात, जो आज का लेक्चर है वो थोड़ा स्पेशल लेक्चर भी है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर 50 है। जैसे जो लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, उनके जीवन में जब पहली बार 50 नंबर आता है, जो बैटिंग करते हैं, बैट्समैन जो होता है, उसके लाइफ में जब 50 पहली बार आता है तो बड़ा खुश होता है वो। जब वो डेब्यू करता है और डेब्यू करने के बाद जब पहली बार 50 मारता है तो उसकी खुशी का लेवल अलग ही होता है। तो आज मैंने भी मैंने पढ़ाने में डेब्यू करने के बाद पहली बार मैंने किसी एक टॉपिक पर या फिर किसी एक सब्जेक्ट पर कितने लेक्चर दिए हैं, 50 लेक्चर दिए हैं। ठीक है, और वो क्या है, मेरी क्वांटम मैकेनिक्स है। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब अंदर से अच्छा फील हो रहा है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि यस, मैंने 50 लेक्चर दे दिए क्वांटम मैकेनिक्स में, यानी 50 लेक्चर दे दिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स देखी थी बीएससी थर्ड ईयर में, तो कभी ऐसा मतलब सोचा भी नहीं था कि इसमें मैं इतना बोल सकता हूँ। मुझे तो एक लाइन लिखनी भी नहीं आती थी क्वांटम मैकेनिक्स में, सिंपल शब्दों में बोले तो, क्योंकि समझ ही नहीं आता था। हम लोग कॉलेज जाते थे, तो कॉलेज में जब फर्स्ट टाइम हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े, आई थिंक हमारी मैम थी एक डॉक्टर तारा भट्ट मैम थी, तो उन्होंने पहली बार हमको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई थी। और सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि मतलब प्लांक हाइपोथेसिस क्यों आई, या फिर प्लांक जो क्या थी, प्लांक आइंस्टीन जो E=h है ना, वो क्यों आया, यानी क्वांटाइजेशन कहाँ से आया। बस इतना पढ़ा था हमने कॉलेज में जाके। बस फिर उसके बाद कॉलेज हमारा बंद, क्योंकि हम जाते थे नहीं, घर ही रहते थे। इधर उधर मटर गश्ती, कॉलेज गए तो अंदर नहीं गए, बाहर ही रहे। ठीक है, तो कॉलेज में तो पढ़ा नहीं, लेकिन जब किताब से पढ़ना शुरू किया था फर्स्ट टाइम में, तो कभी ऐसा फील आया ही नहीं कि मतलब क्या है ये, क्या होता है वेव फंक्शन, क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, कुछ पता नहीं था। आपको लोग पूछेंगे पास कैसे हुए, तो पास होने के लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन याद करने होते हैं और आप पास हो जाते हैं। क्योंकि 4 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, तो आप पास, 20 नंबर में वो प्रैक्टिकल नंबर मिलते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो लेकिन आज मेरे को अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, यानी मैं वो जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, मैंने वो पढ़ के, या मैं बोल सकता हूँ उस पर मेहनत करके, मैं आपके सामने क्या कर पा रहा हूँ, उसको प्रस्तुत कर पा रहा हूँ एक बेटर वे में। तो मतलब खुद पर ऐसे मतलब प्राउड टाइप का फील हो रहा है कि यस, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में आज 50 लेक्चर क्या कर दिए हैं, पूरे कर दिए हैं। ठीक है, और आप लोग भी समझ सकते हैं जिनको लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत टफ है, हम इसको नहीं कर सकते हैं, मेरे को डर लगता है क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, तो वो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने की। तो आप कई हद तक या फिर एक हद तक क्या कर सकते हो, उसको समझ भी सकते हो। ठीक है, तो यही कहूँगा मैं कि जो डर रहे हैं वो डरे नहीं और पढ़ते रहें, खुश मन से पढ़ें। ठीक है, तो लेक्चर में वापस लौटते हैं। तो लेक्चर का नाम क्या है आज का हमारा, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स पर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ओके, मोबाइल से क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, फिर लिखते हैं, फिर करते हैं उनको एक एक करके। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वेव फंक्शन दे रखा है और कह रखा है कि इसमें कुछ वैल्यू निकालना। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ इस तरीके से। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिटन एज द नॉर्मलाइज्ड वेव function of particle can be written as देखो कैसे लिखा है, psi x is equal to क्या है, n summation of n equal to infinity to 0 to infinity 1 by अंडर रूट ऑफ 7 की होल पावर n और इंटू फाई एन एक्स। ठीक है, ये एक वेव फंक्शन है किसी एक पार्टिकल का, वेयर आगे लिखा हुआ है, वेयर फाई एन एक्स आर द नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन, आर द नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन ऑफ गिवन हैमिल्टोनियन क्या होती है स्पेलिंग, हैमिल्टोनियन द वैल्यू ऑफ n इज,
द वैल्यू ऑफ n इज, जो ये n है इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। देखो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है मेरे पास क्या है 1/√7, ऑप्शन बी है √6/7, √c है, सॉरी ऑप्शन सी है √3/7 और ऑप्शन डी है हमारा कितना क्या दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है 6 माइनस 2√7 डिवाइडेड बाई कितना है 7। ठीक है, इस तरीके से। ओके चलो करें, स्टार्ट करें। देखो क्या बोल रहा है, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं साई एक्स इज इक्वल टू एन समेशन ऑफ, समेशन कहाँ से कहाँ है, एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/√7 की होल पावर एन फाई एन एक्स, वेयर फाई एन एक्स आर द नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन। जो फाई एन एक्स है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन है। कहने का मतलब क्या होगा, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन देखें तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ, अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूँ, ये कैसे है, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है, इसका मतलब ये ऐसा होगा, यानी साई एन स्टार एक्स इंटू साई एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो एन कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ टू +∞। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है ना। और ये बोल रखा है कि ये जो है, जो साई है, सॉरी जो साई है वो भी कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है। जो साई है वो भी नॉर्मलाइज है, कहने का क्या मतलब हुआ कि ये तो यहाँ से निकला, ये वाली कंडीशन कहाँ से निकली, ये इस वाले से निकली, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है। और जो पहला वाला है उससे क्या निकला मेरे पास कि लिमिट इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, और ये n होगा इधर पे। ठीक है, साई एन एक्स स्टार इंटू साई एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 1 है, ऐसा उसने क्या कर रखा है, दे रखा है। क्लियर होगी बात इतनी ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है ना। जो साई एन एक्स है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है। कैसे करेंगे देखो सॉल्व इसको। ओके, सबसे पहले क्या निकाल दो, साई एन स्टार एक्स निकाल दो, ये क्या आ जाएगा देखो। अब इस पूरे का स्टार होगा, यानी इस पूरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकलेगा। देखो n क्या है, नंबर है, वो तो n ही रहेगा, तो ये n आ जाएगा। फिर क्या आएगा, समेशन कहाँ से कहाँ तक, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा देखो 1/√7 की होल पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और ये चीज़ क्या है मेरा, ये हमारा क्या है, आइगन फंक्शन है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो इसका स्टार ले लो, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 5 स्टार x आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं साई एन एक्स ये निकालूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास कितना, ये n, ये तो वही आ जाएगा, उधर जाएगा सिंपल, n कहाँ से कहाँ तक 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या आ गया 1/√7 की होल पावर n, और ये क्या आ जाएगा 5nx आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, साई एन स्टार एक्स इंटू साई एन एक्स इज इक्वल टू कितना आया, पहले इसको लिखो ऊपर वाले को, क्या है मेरे पास ये n समेशन ऑफ, या फिर इसमें रख दूं मैं, वैल्यू पुट कर दूं, n इक्वल टू 0 1 2 3 पुट कर दूं, कितना आ जाएगा देखो, ये n इंटू कितना आ जाएगा 0 पुट करो तो कितना 1 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साई एन स्टार, सॉरी साई 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0 पुट करना है, सबसे पहले क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा, यानी n की जगह 0 पुट करो, क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर लूँ मैं पहले, देखो ऐसे, इसको ये बोल लिखना चाह रहा हूँ मैं, ये n तो ऐसे बाहर रहा, अंदर कितना आ गया देखो, n की जगह 0 पुट करो, यानी समथिंग की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और यहाँ क्या आ जाएगा साई 0 स्टार x, और फिर क्या आ जाएगा, और इसकी पावर कितना 1 आ जाएगा, यानी 1/√7 की पावर 1, और फिर क्या आ जाएगा देखो 5 स्टार x आ जाएगा, और फिर प्लस एंड सोन, यानी फिर इसकी पावर 2, फिर इसकी पावर 3, ऐसे कुछ करके टर्म आएंगे। सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, क्या हो जाएगा देखो, ये n इंटू इसकी पावर 0 करके तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास साई 0x हो जाएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/√7 की होल पावर 1, और क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, एंड फिर प्लस एंड सोन, ऐसे आएगा आते रहेंगे टर्म, और फिर ब्रैकेट लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज हो जाएगा ना। अब देखो ये ऊपर वाले को पुट करना है, तो पुट करो, कितना आ जाएगा ये साई नॉट स्टार एक्स, एंड प्लस का कितना आया 1/√7 की पावर n, हाँ फिर कितना आ जाएगा देखो, दिस इज 5 स्टार x आया,
कितना आया 5 स्टार एक्स, फिर प्लस एक और टर्म लिख दो, कितना आ जाएगा देखो 1/√7 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 5 स्टार एक्स एंड प्लस एंड सो ऑन दिस ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर क्या आएगा इनटू दिस थिंग, यानी इनटू करके कितना आ जाएगा इधर पे इनटू n, और फिर कौन सा ये वाला टर्म आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर 5/0x प्लस का 1/√7 और कितना आ जाएगा देखो 5/1x एंड प्लस 1/√7 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 5/2x आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस एंड सो ऑन। ओके, क्लियर होगी बात ना। अब क्या करो, दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा मेरे पास कितना इंटीग्रेशन, और फ्रॉम लिमिट -∞ टू +∞, क्या करेंगे फिर, क्योंकि ये कंडीशन लगानी ना, ये दो कंडीशन लगानी है, तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों ओर। तो क्या आ जाएगा देखो sin1 स्टार एक्स इंटू sin x इंटू कितना आ जाएगा dx, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, दिस इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले इसको ऐसे लिख दो, क्या आ जाएगा देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, और इसका n आया इधर पे, दिस इज n, और ये कितना आ जाएगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है, देखो क्या आ जाएगा ये, दिस इज 5/0 स्टार x प्लस फिर कितना आएगा इधर पे 1/√7, दिस इज 5/1 स्टार x फिर प्लस 1/√7 का स्क्वायर, दिस इज 5/2 स्टार x एंड दिस इज प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर इनटू मल्टीप्लाई में इसी के साथ है, ठीक है, इनटू n, फिर ये वाला टर्म आएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या है मेरे पास देखो 5/0x प्लस का 1/√7, दिस इज 5/1 स्टार x प्लस का दिस इज 1/√7 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 5/2 स्टार x एंड प्लस डैश एंड सो ऑन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप सोच रहे हो मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे इसको, फिर इसको, ये तो पूरा भर जाएगा बोर्ड, ठीक है, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, करते रहूंगा मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। देखो क्या करना पड़ेगा हमको, अब सोचो, अब ये कंडीशन पता है, जब यहाँ पर n, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तब ये कितना होता है 1 होता है। अगर ये दोनों टर्म क्या हो, अलग अलग हो, यहाँ m हो यहाँ n हो, यानी कुछ इस टाइप की कंडीशन हो कि इंटीग्रेशन sin स्टार x इंटू sin m इंटू dx हो, देन दिस इज इक्वल टू 0, तभी क्या होता है मेरे पास 0 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू 0, यानी जहां पर n और m दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी n इज नॉट इक्वल टू m। कहने का मतलब ये है, और लिमिट कहां से कहां तक, -∞ टू +∞। कहने का मतलब ये हुआ कि sin1 या फिर फाई के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5/0 स्टार x इंटू 5/1x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। या फिर कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ है 5/0 स्टार x इंटू 5/2x dx दिस इज इक्वल टू 0, यानी जब ये 5/0 5/1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड सोन किसी और के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तब आंसर कितना आएगा 0 आएगा। और कुछ वैल्यू यानी 1 जो वैल्यू है वो कब आएगी, जब ये 5/0 से मल्टीप्लाई होगा, sin1 से मल्टीप्लाई होगा, और sin2 से मल्टीप्लाई होगा, और जब sin1 स्टार sin0 से मल्टीप्लाई होगा तब आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n कितना है 1 है और m कितना है 0 है, ये वाले n और m की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली जब ये 5/1 स्टार इस 5/2 स्टार से, सॉरी दोनों स्टार का से हुए, ये स्टार नहीं होगा, सॉरी ओके, जब ये 5/1 स्टार इस 5/2 से मल्टीप्लाई होगा तब आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब ये 5/2 स्टार किससे मल्टीप्लाई होगा, 5/0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आएगा 0। जब ये 5/2 स्टार 5/1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आएगा 0। जब 5/2 स्टार 5/2 से मल्टीप्लाई होगा तब आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आफ्टर अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो उन टर्म को हम लेंगे ही नहीं जो क्या हो जा रहे हैं 0 हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हो जाएगा आगे। अब देखो ये चीज तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो हमको दिया ही हुआ है, तो ये वाला टर्म कितना हो गया यहां से यहां तक, दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये n और n से मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई होगा, और n सबसे कॉमन है तो ये सबसे कॉमन आ जाएगा, तो ये n² सबसे कॉमन आ गया है, ठीक है। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू
प्लस इन्फिनिटी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ यानी कितना आया फाइव नॉट स्टार इंटू एक्स, और ये कितना आया फाइव नॉट एक्स आ गया। ठीक है, ये जब इससे हो, अभी जब ये इससे मल्टीप्लाई तब जीरो हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होने में जीरो हो जाएगा, और जो 5 3 आएगा उससे मल्टीप्लाई करेगा तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसकी बारी है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो। तो आंसर कब आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ यानी 1/√7 का क्या आ गया, या फिर 1/√7 आ गया सिंपल, कितना आया 1/7 आ गया। √7 मल्टीप्लाई बाय √7 कितना हो जाएगा 1/7, और अंदर कितना बच गया यहाँ पर 51 स्टार एक्स इंटू कितना आया 51 एक्स आ गया। फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये इससे मल्टीप्लाई जीरो, ये इससे मल्टीप्लाई कुछ आंसर आएगा, और ये 5 3 से मल्टीप्लाई जीरो, तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा इधर पे, और ये कितना हो जाएगा देखो 1/7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √7 मल्टीप्लाई होंगे तो 7 देंगे, और ये स्क्वायर तो ऊपर से था ही उनके, तो कितना हो जाएगा ये 1/7 का स्क्वायर हो गया। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 52x का स्टार, और ये आ गया मेरे पास कितना 52x प्लस एंड सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज इंटू कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा हमारा क्लोज हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो ये कितना आ गया देखो 1 इक्वल टू ये दिस इज n स्क्वायर, दिस ब्रैकेट क्लोज। अब इंटीग्रेशन इसका एक बार इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी सबके साथ लिख दो इंटीग्रेशन को एक एक बार, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, दिस इज फाइव नॉट स्टार एक्स लिखना छोड़ दो क्योंकि खाली जगह घेर रहा है, एक्स छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा ये फाइव नॉट इंटू dx, फिर प्लस इस 7 तो इंटीग्रेशन 1/7 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/7 इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, ये कितना आया 51 स्टार इंटू कितना आ गया 51 इंटू कितना आया dx आया, प्लस ये कितना आ गया देखो 1/7 का स्क्वायर इंटू फ्रॉम -∞ टू +∞, और ये कितना आ गया यहाँ पर 52 स्टार, और यहाँ पर 52 इंटू कितना आ गया dx आ गया, एंड प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि आगे में तो एंड सो ऑन लगा दिया मैंने ना। अब देखो, अब यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये कितनी हो जाएगी 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, बिकॉज दिस कंडीशन। ओके, ये सही होगा यार, क्या लिखता हूँ मैं भी, ठीक है, फर्स्ट में सही कर देना। ये इसके लिए कंडीशन लिखी थी ना फर्स्ट वाली, तो ये क्या होगा 5 होगा, और ये क्या होगा सही होगा, ठीक है, एंड सो ऑन इस तरीके से आया। तो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1, यानी जितने भी इंटीग्रेशन है वो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ओके, तो फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन दिस वैल्यू बिकम 1, दिस बिकम 1, एंड दिस इंटीग्रेशन बिकम 1। तो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव n स्क्वायर इंटू, यहाँ से कितना 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 1/7 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 1/7 का स्क्वायर बचेगा, प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक इन्फिनिटी तक, क्योंकि n कहाँ से कहाँ टेंस कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट टर्म तक आ जाएगा यहाँ पर ना। अब देखो, अब इसे सॉल्व करना है हमको, ये बचा लास्ट में, ये चीज़ क्या है ये पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ये चीज़ है क्या जीपी, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, क्या है ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्या, वो होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है। a क्या होता है पहला टर्म, r क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 तो 1 है। तो यहाँ से मेरे पास अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म a की जो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस r करने का मतलब दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस टर्म, यानी क्या आ जाएगा जो r होगा वो क्या होगा 1/7 अपॉन 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1/7। तो r कितना आ गया मेरा 1/7 आ गया। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये 1 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 7 में से 1 गया 6, और 7 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 6/7 आ गया, ठीक है, और n इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर √6 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा ये n हो जाएगा, कौन सा वाला जो हमें फाइंड करना था। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई √7/6 आ गई। क्लियर हुई बात, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। लेंथी क्वेश्चन इसलिए हुआ क्योंकि मुझे समझाना था। अगर कोई उसको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, वो सिर्फ दिमाग में सोचेगा ना, वो इन स्टेप को करेगा ही नहीं, वो सीधे क्या लिखेगा ये लिखेगा। क्वेश्चन क्या है बहुत छोटा है, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया है लंबा हो गया है। क्लियर हुई बात ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, उसे नोट करो, मैं इसे मिटा रहा हूँ।
ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, नीचे दिए गए में से कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है? देखो क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन है क्या, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। दूसरा ऑप्शन है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टेन एक्स। और तीसरा ऑप्शन है ए इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है क्या, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है, ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बताना है कि इन चारों में से कौन सा वेव फंक्शन क्या है, हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। और यहाँ पर इन सब में जो ए है वो क्या है, कोई कांस्टेंट है जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात ना? अब देखो कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। अब एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के होने की कंडीशन क्या है, हमने पूरा लेक्चर बना रखा है कि कोई एक वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल कब होता है। हमने ये पढ़ा था वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूज होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। और हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस सिंगल वैल्यूड, और क्या होना चाहिए उसने, स्क्वायर इंटीग्रल में होना चाहिए। ठीक है, और बाउंडेड होना चाहिए, यानी जब व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी या प्लस माइनस इन्फिनिटी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो ये क्या थी, कुछ कंडीशन थी किसकी, एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की, हमने ये पढ़ी हुई है ना। उसी कंडीशन के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना? अब किसी को समझ में ना आए तो पहले क्या करें, जो हमारी कंडीशन है उन्हें देख ले, तब जाके इस क्वेश्चन को करने में आए, आपको क्या होगा, समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है ना? अब देखो किसी एक को पकड़ें, इसको पकड़ते हैं। ठीक, पहले वाले को देखो कि हमको सही चुनना है ना, इनमें से कोई एक ही सही है। ठीक है, पहले वाले को चुनो। पहला वाला क्या है मेरे पास कि जो साई ऑफ एक्स है वो क्या है, e की पावर एक्स है। देखो सबसे जो सरल कंडीशन होती है चेक करने की वो होती है बाउंड्री कंडीशन, जो सबसे सस्ती कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर सबसे इजी, जो मतलब उससे हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। वो होती है कौन सी वाली, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन थी हमारे पास, कंडीशन कुछ ऐसी थी कि व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, जब x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी होगी, देन जो साई एक्स है, साई एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको हम क्या बोला था, बाउंड्री कंडीशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं थ्योरेटिकली, हम बोलते हैं वेव फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम वेव फंक्शन की बात करें ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यानी जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जब x की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तब वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, यानी इस तरह से बाउंड होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अगर बाउंड नहीं होगा तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है ना। अब पहले वाले को देखो, क्या पहला वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो सबसे पहले देखते हैं x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर। देखो पहले सबसे पहले क्या लगाओ, x एट x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। कहाँ पर देखो, एट x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी रखो, यहाँ पर x को माइनस इन्फिनिटी पुट करो, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी है, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी करने 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। हाँ जी, एक बार तो सेटिस्फाई हो गया, यानी व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी 0 आ रही है। अब देखो कहाँ पर x टेंड्स टू, कहाँ पर, प्लस इन्फिनिटी पर, देखो कहाँ पर, एट x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर देखो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साई ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, यानी क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, यानी ये बॉन्डेड नहीं है। यानी x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पे क्या हो जा रहा है, ये इनफाइनाइट की ओर टेंस कर, यानी इन्फिनिटी हो जा रही है इसकी वैल्यू। इसका मतलब एक कैसा वेव फंक्शन नहीं है, एक बाउंडेड वेव फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन भी नहीं है। पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब 10x को देखो। अब 10x को देखने में थोड़ा सा डर लग रहा है, मतलब इसको देख कैसा लग रहा है कि हम बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, तो पहले छोड़ दो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो इसको देखो, सी वाले को देखो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही क्या रहता है, फायदा रहता है कि अगर ऑप्शन दिए हो तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं उनको। ठीक है, पहला वाला तो देख लिया, आसान था देखने में, हमने देख लिया। अब इसको थोड़ी देर रहने दो,
ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रहने दो, इसको नहीं कर रहे अभी हम, इसको चेक नहीं कर रहे, इसको चेक करो क्योंकि इसको चेक करना आसान है, क्योंकि इसको करते तो इसको भी कर सकते हैं ना। तो देखो सी वाला, देखो सी वाला कैसे चेक करेंगे हम, देखो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए ई की पावर एक्स स्क्वायर दे रखा है, साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो फिर अगेन ये कंडीशन लगाओ, ये कंडीशन बहुत आसान होती है लगाने के लिए, ठीक है, इजीली हमको पता चल जाता है कि हमारा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो रखो एक्स जो क्या रखो, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, देखो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, तो ई की पावर इन्फिनिटी और समथिंग की पावर इन्फिनिटी, आंसर कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है, दो एलिमिनेट हो गए। अब देखो कौन से वाले को, डी वाले को देखो, डी वाला, डी वाले में क्या है मेरे पास, देखो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसा कुछ है, ओके ना। अब रखो सबसे पहले क्या रखो, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी रखो, पहले वाले में क्या है एक्स इक्वल टू क्या रख दो, प्लस इन्फिनिटी रखो, तो देखो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, और इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आंसर कितना आता है, जीरो आता है, अभी हमने निकाला था, तो ये कितना हो गया हमारा आंसर यहाँ पर जीरो हो गया। अब क्या रखो, माइनस इन्फिनिटी रख दो, तो एट सेकेंड चीज क्या हो जाएगी, एट एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो अगेन बाहर आ गया, लेकिन ये वाला माइनस यहाँ है ही पहले से, तो ए ई की पावर क्या आ जाएगा माइनस, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया, अगेन ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यानी ये कैसा सिस्टम है, एक बाउंडेड सिस्टम है। तो अभी तक हमको ऐसा लग रहा है कि ये आंसर क्या है मेरा, सही है, लेकिन और कंडीशन भी इसने क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 4 हैं। अगर मैं ये बता दूं कि ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है, तो 100% एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा होगा, डी वाला होगा। आप आओ कौन से वाले में, बी वाले में आओ, देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए 10x, ये दे रखा है कुछ ऐसे दे रखा है ना। हमको इसके लिए 10x का ग्राफ पता होना चाहिए। देखो 10x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, यूं करके यहाँ पर π/2 पाई ऐसे कुछ होता है, ठीक है, एग्जैक्ट बना दो, और यहाँ पर कितना होगा, ये π/2, ठीक। फिर क्या होता है, कुछ तरीके से होता है, यूं करके। देखो एक कंडीशन पड़ी थी कि जो साई एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस, कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अगर आप इस 10x के ग्राफ को देखो, क्या ये कंटिन्यूस ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ कैसा होता है, कुछ तरीके का होता है, तो दिस इज कंटिन्यूस ग्राफ, ये क्या है मेरा एक कंटिन्यूस ग्राफ है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, कंटिन्यूस ग्राफ बोलता हूँ। क्या ये कंटिन्यूस है, नहीं है। देखो पहले ये π/2 पर इन्फिनिटी चला गया ये, ठीक है, और जब पाई आया तो जीरो आ गया, ठीक है, फिर इन्फिनिटी चला गया, यानी यहाँ पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी है। तो इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज डिसकंटिन्यूस। जो a 10x है, हाँ a 10x है, वो क्या है, एक डिसकंटिन्यूस वेव फंक्शन है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता, तो हमारा ये आंसर क्या होगा, सही होगा। तो डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये और कंडीशन भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये सिंगल वैल्यूड भी होगा, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल भी होगा, इसका ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, हमारा डी वाला हो जाएगा। क्लियर, ओके। नाउ अब क्वेश्चन क्लियर हुआ, चलो आप नोट करो, मैं इधर जा रहा हूं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, एक क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसे मिटा दो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये है मेरे पास, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट
दैट x lies between x and x plus dx, x and x plus dx is px dx is equal to a e की पावर माइनस ax dx, वेयर, और कंडीशन दे रखी है वेयर जो मेरे पास x है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन क्या है, इन्फिनिटी है, एंड जो a है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, देन प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x lies between x1 and x2 and x2, और जो x2 है वो ग्रेटर देन x1 है, x2 इज ग्रेटर देन x1, ऐसा कुछ दे रखा है, और हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल क्या होगी इन बिटवीन x1 एंड x2। देखो पढ़े क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन x एंड x प्लस dx इज दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमको क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन x टू x प्लस dx, वो क्या दे रखी है हमको, वो दे रखी है a e की पावर माइनस का ax दे रखी है, वेयर कंडीशन दे रखी है इस पूरी चीज के लिए जो x है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इन्फिनिटी है, और जो a है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी a पॉजिटिव है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है, रेंज दे रखी है x1 से x2 और x2 ग्रेटर देन x1 है, इस x1 से x2 के बीच में x के लाइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो सिंपल सा क्या कर दोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, देखो ये तो क्या है, इस छोटे से एलिमेंट dx में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, ना इस रेंज में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन, तो यहां से अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग x इन x1 टू x2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, px dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a e की पावर माइनस ax dx, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, x1 से x2, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, x1 टू x2, ठीक है, अभी क्या है, pds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, px हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x1 से x2 लिमिट और e की पावर माइनस ax इंटू कितना आ गया, dx आ गया। अब e की पावर माइनस ax का इंटीग्रेशन तो आप सब जानते हैं, तो px इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a एंड दिस इज e की पावर माइनस ax लिमिट x1, और फिर क्या आ जाएगा नीचे अपॉन में माइनस a x1 से x2, ऐसा कुछ आया, एंड दिस इज px इज इक्वल टू a, और डिवाइड में बाहर क्या आएगा, माइनस a आ गया, और देखो अपर लिमिट पुट करो, क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस a x2 माइनस e की पावर माइनस a क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, इस a से एक कैंसिल हुआ, इस माइनस को अंदर भेज दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, px इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, उसको पहले लिख दो, e की पावर माइनस a x1 एंड माइनस e की पावर माइनस a x2, ये क्या हो गया मेरा यहाँ पर px निकल के आ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल x1 एंड x2 और x2 के बीच में x की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, ये है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक, लेक्चर लंबा बन जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, वो 4th होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए, तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद।